ह्यूमन हिस्ट्री में कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा के लिए सरवाइव नहीं हुई। आदि मानवों के समय से लेकर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन तक कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा दुनिया पर रूल नहीं कर पाई। लेकिन हमारी सिविलाइजेशन, जो लगभग 2-3 हज़ार साल से किसी न किसी फॉर्म में चल रही है, आज भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई और सोसाइटी अभी भी सरवाइव कर रही है। लेकिन आज दुनिया में जो सिनारियो बन रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सिविलाइजेशन भी शायद बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में पहले सिविलाइजेशंस लगभग 100-150 साल ही सरवाइव करती थीं। बाद में जब बड़े एम्पायर्स आए तो एवरेज लगभग 200-250 साल तक सरवाइव करने लगे। यानी समय के साथ सिविलाइजेशंस का सर्वाइवल पीरियड बढ़ता गया। लेकिन हर सिविलाइजेशन का एक एंडिंग टाइमलाइन होता है, शायद 5000 साल से ज़्यादा नहीं और उससे पहले भी खत्म हो सकता है। अभी की सिचुएशन को देखिए। ईरान आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिस तरह क्रिश्चियंस के लिए वैटिकन सिटी में रहने वाले पोप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस लीडर हैं, उसी तरह दुनिया के शिया मुस्लिम्स के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर यानी आयातुल्ला भी उतने ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। भारत में भी कई जगहों पर मुस्लिम्स उनके लिए इमोशनल रिएक्शन देते हैं। इसका कारण ये नहीं कि इंडियंस को ईरान से कोई खास प्यार है, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक रिलीजियस लीडर के रूप में देखा जाता है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। हिंदूज में कितने लोगों को अपने ट्रेडिशनल रिलीजियस गुरुज या पीठाधिपतीज के नाम पता है? शायद बहुत कम, क्योंकि उनके बारे में स्कूल बुक्स या डेली लाइफ में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। लेकिन दुनिया के कई मुस्लिम्स को अपने रिलीजियस लीडर्स के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि मस्जिदों और मदरसों में उनके बारे में बताया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम्स को साइंस के बारे में नॉलेज नहीं है। हिस्ट्री में इस्लामिक वर्ल्ड ने साइंस का एक गोल्डन एज भी देखा है। उदाहरण के लिए अल ख्वारिज़मी जैसे महान साइंटिस्ट्स हुए, जिनके वर्क से मॉडर्न मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम्स की फाउंडेशन पड़ी। लेकिन आज कई जगहों पर रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, जबकि उसी सिविलाइजेशन के साइंटिस्ट्स के बारे में कम चर्चा होती है। ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, दुनिया के लगभग हर रिलीजन में आइडेंटिटी और यूनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। इस्लाम में उम्मा यानी ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी की आइडिया लोगों को जोड़ती है। अगर ईरान की हिस्ट्री देखें तो पहले वहाँ शाह मोहम्मद रेज़ा पहलवी का रूल था। उस समय ईरान में वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। विमेन को वोटिंग राइट्स मिले, एजुकेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट किया गया। लेकिन उसी समय कई लोगों को लगा कि ये मॉडर्नाइजेशन उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी के खिलाफ जा रहा है। यहीं से 1979 की ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू हुई, जिसका लीडरशिप आयतुल्ला रूहुल्लाह खमेनी ने किया। उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का विरोध किया और कहा कि देश को इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अनुसार चलना चाहिए। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। आज भी कई लोग उन्हें इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने फॉरेन इन्फ्लुएंस के खिलाफ स्टैंड लिया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उस रेवोल्यूशन के बाद पर्सनल फ्रीडम्स कम हो गईं। असल बात यह है कि किसी भी सोसाइटी में एक लीडर या आइडियोलॉजी तब पावरफुल बनती है जब लोग उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं। अगर लोगों को एक पावरफुल आइडिया, आइडेंटिटी या एनिमी का फियर दिया जाए तो वे उसी डायरेक्शन में यूनाइट हो जाते हैं। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ लीडर्स लोगों की इमोशंस और बिलीफ्स का इस्तेमाल करके अपनी पावर बढ़ा लेते हैं। इसीलिए किसी भी सिविलाइजेशन के सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग, क्वेश्चंस पूछने की फ्रीडम और बैलेंस्ड थिंकिंग। ऐसा ही एक रिलीजियस लीडर है आयतुल्ला खमेनी, और उन्होंने अपने रिलीजन की होली बुक में जो लिखा है उसी के अनुसार अपनी पॉलिटिक्स और सिस्टम को चलाया। लेकिन इतने सालों में उन्होंने अपनी पावर किसी और को देने की कोशिश नहीं की। ईरान में अगला सुप्रीम लीडर तभी बन सकता है जब खमेनी की डेथ हो जाए। इसीलिए बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते कि ये एक तरह की रिलीजियस मोनार्की जैसी सिस्टम है। यहाँ लेफ्ट विंग और राइट विंग जैसी बातें ज़्यादा मायने नहीं रखती। चाहे कोई रिलीजन के नाम पर पावर में आए या फिर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के नाम पर लीडर बने, अक्सर दोनों का अल्टीमेट गोल एक ही होता है, पावर को अपने पास ही रखना। वे हमेशा कोशिश करते हैं कि पावर नीचे आम लोगों तक ना पहुंचे। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इंडिया में बीजेपी को राइट विंग और कांग्रेस को लेफ्ट विंग कहा जाता है और लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि पावर हमेशा लीडर्स के पास ही रहती है, एक कॉमन मैन तक वो रेयरली पहुंचती है। ईरान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है।
इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू लगभग 15 साल से पावर में है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन करीब 26 साल से लीडरशिप में है। चाइना में शी जिनपिंग लगभग 13 साल से लीडरशिप में है। और इंडिया में नरेंद्र मोदी भी लगभग 11 साल से पावर में है। इन सभी लीडर्स ने किसी न किसी आइडियोलॉजी को लोगों के बीच इंजेक्ट किया है। उस आइडियोलॉजी के जरिए लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और लीडर्स लंबे समय तक पावर में बने रहते हैं। लेकिन इन सब में और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी में एक बड़ा डिफरेंस है। खमेनी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, बल्कि एक रिलीजियस अथॉरिटी भी माने जाते हैं। जब कोई लीडर लोगों के फेथ और बिलीफ से जुड़ जाता है, तब उसकी इन्फ्लुएंस और भी स्ट्रांग हो जाती है। रिलीजियस लीडर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि एक बार फॉलोअर्स बन जाएं तो वे आखिरी सांस तक उनका साथ नहीं छोड़ते। चाहे उस लीडर पर कितने भी आरोप क्यों न लग जाएं, फॉलोअर्स अक्सर उन्हें सपोर्ट करते ही रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल इंडिया में नित्यानंदा के केस में भी देखा गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर एक तरफ पॉलिटिकल स्पीचेस के जरिए लोगों को मोबिलाइज करते हैं और दूसरी तरफ रिलीजियस टीचिंग्स के जरिए उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि वे उन्हें सही रास्ते यानी हेवन की ओर ले जा रहे हैं। इसके लिए ईरान में एक मजबूत रिलीजियस इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी मौजूद है, मॉस्क्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और मीडिया के जरिए। लेकिन ईरान के सिस्टम में कई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उदाहरण के लिए, अगर ईरान में एक मैरिड विमेन को दूसरे देश जाना है और पासपोर्ट बनवाना है, तो कई केसेस में हस्बैंड की परमिशन जरूरी हो सकती है। हिजाब के रूल्स को एनफोर्स करने के लिए मोरालिटी पुलिस भी होती है। विमेन के पब्लिक बिहेवियर और ड्रेस कोड पर भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कुछ प्रोफेशंस जैसे जज बनने के अवसर महिलाओं के लिए बहुत सीमित रहे हैं। और कई कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे स्टेडियम में स्पोर्ट्स मैच देखने या पब्लिक डांस इवेंट्स में पार्टिसिपेशन पर सीमाएं। इस तरह के सिस्टम में रहने वाले लोग अक्सर दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं। इसीलिए ईरान में सुप्रीम लीडर जैसी पोजीशन रखने वाला व्यक्ति लोगों को बहुत पावरफुल और इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। लेकिन ये सिर्फ इस्लाम की कहानी नहीं है। हर आइडियोलॉजी और हर सिस्टम के अंदर कई सब प्लॉट्स होते हैं। इसीलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिचुएशन को सिर्फ एक रिलीजन से जोड़कर समझना सही नहीं होगा। हिस्ट्री हमें यह भी दिखाती है कि दुनिया में हर सिविलाइजेशन अपने पीक तक पहुंचती है और फिर डिक्लाइन भी देखती है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि आने वाले 200 साल ह्यूमैनिटी के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर या ग्लोबल पैंडेमिक्स जैसे फैक्टर्स सिविलाइजेशन के फ्यूचर को प्रभावित कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से आने वाले 100 साल में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी कई एक्सपर्ट्स बताते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मानव सभ्यता को भारी नुकसान हो सकता है। शायद 95% पॉपुलेशन खत्म हो जाए और बाकी 5% लोग नई सिविलाइजेशन की शुरुआत करें। हिस्ट्री में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया है। रोमन, ग्रीक और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस भी अपने समय में बहुत एडवांस्ड थीं, लेकिन आखिरकार डिक्लाइन हुआ। महाभारत के समय के कई किंगडम्स भी बड़े युद्धों के बाद खत्म हो गए। हर सिविलाइजेशन अपने समय की टेक्नोलॉजी को पीक लेवल तक लेकर जाती है। एंशिएंट ग्रीस में आर्किमिडीज जैसे साइंटिस्ट्स ने साइंस और टेक्नोलॉजी को युद्ध में इस्तेमाल करने के तरीके भी खोजे थे। यानी साइंस का इस्तेमाल वॉर में करना कोई नई बात नहीं है। आज हमारी सिविलाइजेशन पहले से ज्यादा एडवांस्ड जरूर है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, सिविलाइजेशंस पैदा होती हैं, बढ़ती हैं और खत्म भी होती हैं, लेकिन टाइम सबसे पावरफुल है। टाइम लीनियर नहीं है, बल्कि साइकिल की तरह चलता है। इस काल चक्र में हर शुरुआत से पहले एक अंत भी होता है। इसीलिए इस चैनल पर अब स्पेस डिस्कवरीज की बातें भी होंगी। आगे से रियल टाइम डॉक्यूमेंट्रीज और सीरियस ग्लोबल टॉपिक्स पर भी डिस्कशन होगा। हमारा गोल सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि बड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना भी है। सो प्लीज प्रिपेयर फॉर अ बिग चेंज ऑन दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।